नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके जो हिंदी और जो सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो सभी के सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे आप जो है हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप जो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो ये भाषा शब्द है। 4 ऑप्शन जो आपके यहाँ पर सामने हैं और इन चारों में से जो आपको सही लगता है वो आपने बताना है। और इनमें जो हमारा यहाँ पर सही है तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। ये जो भाष जो धातु है इससे बना है भाषा शब्द। अलग अलग जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? श्याम, नदी, बचपन और पानी। तो इन चारों में से कौन से वाला सही है? और इनमें से जो भाववाचक संज्ञा है ये ऑप्शन सी वाली है। तो ये जो यहाँ पर बचपन जो शब्द आया है ये हमारा भाववाचक संज्ञा वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निजवाचक सर्वनाम से। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, या आप भला तो जग भला। तो इनमें से निजवाचक आपको कौन सा सर्वनाम लगता है? सर्वनाम क्या होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम इनमें कौन सा है? और इनमें जो माना गया है ये ऑप्शन डी वाला माना गया है, आप भला तो जग भला। तो यही निजवाचक सर्वनाम का यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर शिव से। ये जो शिव जो है इनका विशेषण आपने बताना है, शिवेश, शंकर, शैव या शैल। तो शिव का विशेषण क्या है? और इनमें हमारा जो रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो शिव का जो विशेषण है ये शैव से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वह घर पहुंच गया। तो आपके सामने जो यहाँ पर एक वाक्य है ये वह घर पहुंच गया, और इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? क्रिया क्या होती है? जो भी आप काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर पहुंच गया ये बताना है कि किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, पूर्वकालिक है, या फिर संयुक्त क्रिया का ये उदाहरण है। तो पहुंच गया जो यहाँ पर आएगा ये ऑप्शन सी वाला आएगा। तो किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो ये एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है? यहाँ पर रहेगी ऑप्शन सी वाली। तो ये एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 6 या फिर 7। और भूतकाल जो है इसके भेद कितने हैं? तो आपको सिर्फ 3 ही पढ़े होंगे, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। लेकिन जब भूतकाल जो होते हैं इसके कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं। अब जो आपको यहाँ पर ये तो जो इसमें पता लग चुका है कि भूतकाल के 6 भेद हैं। अब जो यहाँ पर ये 6 भेद जो है इनमें कौन कौन से हैं? जैसे सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके जो 6 जो भेद है ये बताए गए हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है कवि शब्द का जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इनमें से कौन से वाला रूप बनेगा? तो यहाँ पर जो आपके सामने जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो कवि शब्द का जब हम यहाँ पर स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, कवयित्री। नेक्स्ट है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे रे। तो यहाँ पर जो अपादान कारक है इसकी विभक्ति कौन सी है? तो जैसे कि हमने यहाँ पर विभक्ति चिन्ह पढ़े तो इनके अनुसार ऑप्शन रहेगा सी वाला,
आपादान से, जुदाई अर्थ में जो है इस कारक का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति इनके योग में लगती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर पवन, एक ये शब्द आया है, इसमें आपने संधि करनी है। संधि विच्छेद इसका क्या बनेगा, और जब हम इसकी यहाँ पर संधि करेंगे तो संधि बनेगी ऑप्शन सी वाली, पो प्लस में अन। ये जो ओ जो है इसको अव होता है, एक सूत्र है HOI हुआ है संस्कृत में, जिसके द्वारा ओ को अव होता है, उसके बाद पवन ये बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला रहेगा। अगर जैसे यहाँ पर इसकी जगह पर नायका आ जाता, नायक है, तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं आय है, तो यहाँ पर फिर आय होता, नायका में फिर क्या है यहाँ पर ये आय हो जाता। अगर ये पवन की जगह पावन होता, पावन, फिर यहाँ पर आव होता, पौ प्लस अन, औ को आव, पावन बनता। और अधिक आप संधि के बारे में देखना चाहते हैं तो ये जो हमारे द्वारा पहले भी जब विस्तार पूर्वक कराई गई है, तो आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु समास। तो यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब यहाँ पर जो आया है ये ऑप्शन ए वाला आया है, अव्ययभाव समास। और ये जो अव्ययभाव समास है इसकी पहचान यही होती है, शुरू में अव्यय उपसर्ग इसमें दिया गया होता है, जैसे ये यथा आया है, प्रत्येक है। तो इस प्रकार से इसके बहुत से उदाहरण हैं। तो इसकी पहचान यही है, शुरू में अव्यय या उपसर्ग इसमें दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे इनमें से छायावादी कवि आपने बताना है कौन से वाले हैं। दिनकर है, नागार्जुन, धूमिल या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर छायावादी कवि हैं, और छायावादी कवि हैं ये ऑप्शन डी वाले। तो जयशंकर प्रसाद जो है यहाँ पर छायावादी कवि माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग आरंभ किया था निराला, पंत, केदारनाथ या फिर भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो कविता में जो मुक्तक छंद है इसका आरंभ किया था, और मुक्तक छंद जो है इसका जो आरंभ हुआ था ये है ऑप्शन ए, निराला के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा इनमें कौन सी है, अवधी, मगही, मैथिली या फिर खड़ी बोली हिंदी। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा, और यह है ऑप्शन डी वाली। तो खड़ी बोली इनकी यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में। यहाँ पर यह किस प्रकार के भाव जो यहाँ पर कवि के द्वारा व्यक्त किए गए हैं, श्रृंगार, विरह, करुणा, विरह और रहस्य। तो यहाँ पर जो इसमें भाव जो व्यक्त हुए हैं ये ऑप्शन डी वाले रहेंगे, विरह और रहस्य, इनके जो भाव है यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं। अब जो यहाँ पर ये पंक्तियाँ जो आई है यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये पंक्ति है। एक तो जो ये पंक्ति है किनकी है, महादेवी वर्मा जो है उनकी यहाँ पर ये पंक्ति है। और इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि आस्था रूपी दीपक हमेशा जलता रहे, युगों युगों तक प्रकाश फैलता रहे, प्रियतम रूपी ईश्वर का मार्ग प्रकाशित करता रहे, अर्थात ईश्वर में आस्था बनी रहे। और एक जगह यहाँ पर अलंकार भी बन जाता है, अलंकार कौन सा आया है यहाँ पर, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये भी जो आप याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जो है उनकी पंक्ति है ये। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है, प्रेम गीत, शोक, प्रियाण या फिर हास्य गीत। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, और इसका जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन सी वाला लिया गया है, प्रियाण गीत ये कहा गया है। अब जो आपके यहाँ पर एक जो मन में बात आ रही होगी कि ये प्रियाण गीत क्या होते हैं, क्योंकि आपने गीत सब जो बहुत से सुने होंगे। तो सैनिक अभियान के समय गाए जाने वाले गीत जो है प्रियाण गीत होते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में वीर गाथा वाले गीतों का वह अंश जिसमें योद्धाओं की वी उल्लासपूर्ण गीत होते हैं, जो वे युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान के समय या किसी प्रकार के संघर्ष के लिए आगे बढ़ने के समय मिलकर गाते चलते हैं। तो सैनिक अभियान के समय गाए जाने वाले गीत होते हैं प्रियाण
गीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है उषा कविता में किसका सबच चित्र है, मानव, दानव, प्रकृति या पशु पक्षी का। और यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है। तो किसका है, इसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है। रोटी, उषा, स्वदेशी शासक या गीत फरोश की। तो किस कविता की पंक्ति है, और इसका जो संबंध ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो गीत फरोश जो है उनकी यहाँ पर ये पंक्ति है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है, महादेवी वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल या दिनकर की। तो जनतंत्र का जन्म, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो किनकी है, ये दिनकर की रचना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु या कमलेश्वर। तो आंचलिक कथाकार है यहाँ पर, और इनमें जो माने गए हैं ये ऑप्शन डी वाले माने गए हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ये किस कहानी के पात्र हैं, पंच परमेश्वर, शुभन खां, परिंदे या वापसी के। तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, और ये जो पात्र माने गए हैं ये पंच परमेश्वर जो है इसके पात्र माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सरकार मौज विहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, किस कहानी के पात्र का एक कथन है, पंच परमेश्वर, शुभन खां, मधुआ या दो कलाकार का। और इनमें जो माने गए हैं ये ऑप्शन डी वाला रहेगा यहाँ पर। तो सरकार मौज विहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। तो ये है मधुआ जो है इसका पात्र का कथन है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है, परिंदे, शुभन खां, दो कलाकार या दिल्ली में गीत। तो चरित्र प्रधान है यहाँ पर, और यह है ऑप्शन बी वाली। तो शुभन खां ये कहानी एक चरित्र प्रधान मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है, मोहन राकेश, भीषम साहनी, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा की। और किस कहानीकार की रचना है, और ये जो रचना है ये ऑप्शन रहेगा सी। तो किन की है, ये कमलेश्वर की रचना यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित, शुभन खां, मधुआ, लालपन की बेगम या मलबे का मालिक। और इनमें जो रहेगी ऑप्शन डी वाली है, मलबे का मालिक। तो भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटना जो है उनसे ये संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वापसी की कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है, गणेशी, नरेंद्र, अमर या गजाधर बाबू का। तो वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है, और इसमें जो जिक्र हुआ है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा यहाँ पर, गजाधर बाबू का। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर आपके हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब हम जो अपना पार्ट जो 2 है सामान्य ज्ञान वाला वो भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर सामान्य ज्ञान वाला जो भाग है वो आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है इन्होंने 5 सितंबर 2020 को एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो उसका नाम बताना है, इनमें से कौन सा है, डुओलिंगो, इंग्लिश प्रो, हेलो टॉक या बिलिंगो। तो कब है ये, 5 सितंबर 2020 को, क्योंकि कभी भी जो एग्ज़ाम में ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, इंग्लिश प्रो नाम से ये ऐप है जो निःशुल्क मोबाइल ऐप है, और 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान के द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्वों के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ये जो अल्फा जो कण हैं के द्विआवेशित आयन होते हैं, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या हीलियम। तो ये जो अल्फा कण है इसके द्विआवेशित आयन, और इसके जो रहेंगे ये ऑप्शन सी वाले हैं यहाँ पर। तो ये है हीलियम। तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा सी वाला। यह एक अत्यधिक सक्रिय और ऊर्जावान जो है हीलियम परमाणु है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इन कणों में न्यूनतम प्रवेश शक्ति और उच्चतम आयनीकरण
शक्ति होती है। और ये जो हमारा जो शरीर है इसमें या गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा की प्रति माह तय की जो यहाँ पर प्रति माह तय की गई थी रुपये 816, 752, 1000 या 687। तो 2011-12 में की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा कितने रुपये प्रति माह तय की गई है, और ये तय की गई थी यहाँ पर 816 रुपये, जबकि जो शहरी क्षेत्र जो थे उनके लिए 1000 रुपये तय की गई थी। और यह जो गणना है तेंदुलकर जो समिति थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर आधारित थी। और इसके अनुसार भारत की कुल आबादी के 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो यहाँ पर सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंध रखता है। 31B, 43, 31 या 43 से। तो किसका यहाँ पर संबंध है, और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है 43B। और जो सहकारी समिति जो इनको 97 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा यह दर्जा प्रदान किया गया है, और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया है, और इस भाग के अनुच्छेद 243ZS से 343ZT तक में सहकारी समितियों का प्रावधान है। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को किस रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को किस रूप में जाना जाता था। भारतीय सॉफ्टवेयर IT उद्योग के जनक के रूप में, भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में, या फिर भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में। तो नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद को, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला। तो ये थे भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक, और इन्हें जब भारत में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो पितामह है ये भी कहा गया है। और ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पहले CEO भी थे, और इनका जो जन्म है ये पेशावर में हुआ था। और इनको जो है इकोनॉमिक टाइम्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में वर्ष 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट आ जाता है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर के समय में। और इनमें हमारा रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये थे अकबर के समय में। और अकबर के काल में अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था जिसे आइन ए दहसाला कहा जाता है का निर्माण टोडरमल ने किया था। और टोडरमल ने ही शेरशाह के राजस्व विभाग में भी कार्य किया था। और टोडरमल एकमात्र सूबेदार थे जिसने राजपूत सरदारों से संधि करने और उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार मिला था। और जो अफजुल फजल है इनके द्वारा टोडरमल को भोला बाबा और परंपरा एवं संकीर्णता का अनुभव भी कहा है। तो राजा टोडरमल जो है इसका संबंध ऑप्शन रहेगा डी से, अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई ये किस वर्ष में हुई थी। 1851, 1781, 1831 या 1761 में। तो मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला। तो अब पानीपत जैसे कि आपको पता है अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए जाना जाता है 1526, 56 और 1761 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका रहेगा 1761। और ये जो युद्ध था इसमें अहमद शाह अब्दाली जो थे इनकी जीत हुई थी, और मराठे यहाँ पर पराजित हुए थे। और इस युद्ध में नजीब-उद-दौला ने अवध के नवाब शहाजिदौला, रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां और सादुल्ला खां से अब्दाली को समर्थन दिलाया था। और इस युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे, जबकि युद्ध के दौरान मराठों का जो सेनापति थे ये
विश्वास राव, जबकि वास्तविक नाम सेनापति भाऊ था। तो ये तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से वह साधारण उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में वियोजित करने या इसे पूर्ण करने में किया जाता है। स्विच, ट्रांजिस्टर, समधारित्र या प्रतिरोध। और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है, तो इसे स्विच कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो इनमें से बताना है कौन से वाला ऑप्शन इसमें रहेगा। और इनमें जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और ये जो अभ्यास है मालाबार नौसेना अभ्यास का 24वां जायज संस्करण था। नेक्स्ट है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, तो इनमें अनुपात आपने बताना है। और इनमें जो यहाँ पर अनुपात माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये 1:8 यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर विटीकल्चर को कहा जाता है सब्जियां, फूल और फल उगाने, मछली प्रजनन, रेशम कीट या अंगूर की खेती। तो विटीकल्चर आपने बताना है इसको इनमें से किस नाम से जाना जाता है। और इसे कहा जाता है अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती करने को विटीकल्चर कहा जाता है। और जो मछली पालना, मछली उत्पादन जो है इसे कहा जाता है पीसीकल्चर। और जो रेशम के कीट पालने इनको कहा जाता है सेरीकल्चर। और ये जो सब्जियां, फूल, फल ये उगाना इनको कहा जाता है ओलेरीकल्चर। ओलेरी भी आ जाता है, फ्लोरिकल्चर भी आ जाता है और हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता या करती है। सौम्यजीत घोष, मनिका, नीरज चोपड़ा या दीपिका कुमारी। तो तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया है और यह ऑप्शन डी वाले दीपिका कुमारी। तो दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। और ये वर्ष 2010 से अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी है। इनका जन्म 13 जून 1994 को रांची में हुआ था। और 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था। और 2012 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो कई बार जो इनका पेशा एग्जाम में आ जाता है। तो दीपिका कुमारी जो है इनका संबंध किससे है, तीरंदाजी से है। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना ये की गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय या शिशिर कुमार घोष। तो ये संवाद कौमुदी नामक अखबार है और इसकी स्थापना जो स्थापना की गई थी तो ये की गई थी ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब हुई थी, 1821 में। एग्जाम में डेट कई बार आ जाती है तो 1821 ईस्वी में। और इनकी भाषा थी बांग्ला। और इन्होंने 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार की भी स्थापना की थी। और 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। और ये जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने राजा मोहन राय को युगदूत की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को वर्ष 2023 तक के लिए भारतीय टीम का क्रिकेट प्रायोजक घोषित किया गया है। ओप्पो, एमपीएल स्पोर्ट, बायजूस या नाइको। तो भारतीय टीम का किट प्रायोजक इनमें से घोषित किया गया है और यह ऑप्शन बी वाले एमपीएल स्पोर्ट को। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 2021-22, 2021, 19-20 या 18-19 में। तो स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत और ये हुई थी वर्ष 2020-21 में।
और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत ये हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट आ जाता है टीम केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित है, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल से। तो टीम केरल ब्लास्टर्स इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो किससे है, ये फुटबॉल जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूरे किए। तो 26 जनवरी 2019 को जो भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूरे किए थे, और इन वर्षों में 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार इसमें संशोधन किया गया था, 103, 9, 100 या 106। और इनमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला। तो 103 बार जो है इसमें संशोधन हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, पिंडर, टोंस, शारदा या भागीरथी की। तो सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला। तो किस क्या है, ये शारदा की सहायक नदी है। और इस नदी का जो उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, और इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई जहाँ इसे काली या चाय कहा जाता है, यह घाघरा नदी से मिल जाती है। और अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा का उद्गम जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है, और यहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है। और टोंस ये यमुना की सहायक नदी है, और पिंडर नदी को कानगंगा के नाम से जाना जाता है, और यह नदी अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। तो मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य कौन सा है, उदहो, मोइसई, चेराव या अलुयट्टू। और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, चेराव। और इसे जो पहली सदी से किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सारग्राही कला के उस स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है, कोणार्क, पट्टदकल, कोची या भीमबेटका। तो सारग्राही कला, और इनमें जो इसका संबंध माना गया है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला, पट्टदकला। इसमें जो है 7वीं और 8वीं जो शताब्दी थी, इसमें चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। और ये पट्टदकल जो है चालुक्य काल के, इसमें 10 मंदिर मिले हैं, जिसमें 4 उत्तरी नागर तथा 6 दक्षिणी मतलब द्रविड़ शैली में बने हैं। और नागर और द्रविड़ का संगम जो है सर्वप्रथम पट्टदकल के पापनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपनी ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए जाने जाते हैं, बीजू खोटे, मोहम्मद जहूर खयाम, श्री राम लागू या गिरीश कर्नाड। तो ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए इनमें से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, और इनमें है ये ऑप्शन डी वाले, गिरीश कर्नाड। ये एक जाने माने समकालीन लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार थे, और इनका जो जन्म है ये 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के माथेरान में हुआ था। और इन्हें दक्षिण भारत रंगमंच और फिल्मों का पितामह भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व बैंक। तो किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी, और यह की गई थी ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इस पहल ने कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना के खतरे से निपटने के लिए हाथ मिलाया है। और इस पहल के तहत वैज्ञानिक अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कोविड-19 वैक्सीन विज्ञान पर सोशल मीडिया के अनुकूल वीडियो बनाएंगे, और 22 से अधिक भारतीय वैज्ञानिक इस पहल का हिस्सा हैं। तो ये ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पर इसका माना गया है।
नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? चीन, जापान, अमेरिका या मॉरिशस। और इनमें था ये ऑप्शन सी वाला, अमेरिका। नेक्स्ट आ जाता है भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में नदी में मिल जाती हैं। तो भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में कौन सी नदी मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंध या यमुना में। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला, तो ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं, इसमें पंजाब की 5 नदियाँ, पंजाब जैसे कि आपको नाम ही पता होगा 5 नदियों वाला, इसलिए इसका नाम पड़ा था क्योंकि यहाँ से 5 नदियाँ जाती हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो इन्हीं से मिलकर पंचनद बनता है और इनसे पंजाब ये नाम इनका पड़ा है। पांचों नदियाँ जो है ये संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिथनकोट पाकिस्तान में मिलती हैं और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? गुरु नानक देव, अमरदास, अंगद या बहादुर। और इनमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला, तो ये थे बंदा बहादुर। और ये बंदा बहादुर जो है, इनके जो बचपन का नाम जो था ये लक्ष्मण देव था और इनकी गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात नांदेड़ में हुई थी। और बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मोहर बनवाई थी। और मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।